हेलो बच्चों, राधे कृष्णा। तो कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर के कंटेंट क्या क्या हैं, हमें कितना पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हमारे ये सारे कंटेंट हैं इस चैप्टर के। और कई सारे बच्चों ने एक मैसेज मेरे को सेंड किया था और ये पूछा था कि सर हमें बुक्स अभी लानी है या नहीं लानी है। तो अभी आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे नोट्स आपको यहाँ से बोलकर लिखवाऊंगा, इसलिए अभी आपको बुक्स नहीं लानी है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपको स्वयं ही इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है। इसलिए आप अभी बुक के बारे में ना सोचें, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें नोट्स यहाँ से बनवाऊँगा। बस आपको प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें यहाँ से बताई जा रही हैं उनको फॉलोअप करना है। चलिए आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो हमारा ये कंटेंट है, हमें ये पढ़ना है। बात करते हैं। सबसे पहले हमें विलियन की डेफिनेशन पढ़नी है, विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद में इन विलियनों के डिटेल्स में टाइप्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे टाइप्स में भी हमें 2-3 प्रकार के टाइप्स हैं, वो पढ़ने होंगे। उसके बाद में फिर विलियनों की सांद्रता को निर्धारित करने वाली विधियाँ पढ़नी पड़ेगी। अब सांद्रता क्या होती है और तनुता क्या होती है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सोलेबिलिटी पढ़ेंगे, मतलब विलेयता पढ़ेंगे, कोई चीज़ किस में कब तक घुल सकती है। इसमें हम गैस का द्रव में विलय पढ़ेंगे, मतलब द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर गैस किस प्रकार से डिसॉल्व होती हैं। उसके बाद में फिर हम द्रव के अंदर जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वो किस प्रकार से डिसॉल्व होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसी में एक इम्पोर्टेंट्स रूल्स हैं, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, इसको पढ़ेंगे। फिर इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उसके बाद विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, जो 3-4 टाइप्स के हैं। इसमें वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पढ़ेंगे। ये वाला थोड़ा टॉपिक हमारा बड़ा रहेगा, क्योंकि हमें इसमें राउल्ट के 2 नियम पढ़ने हैं और इसमें हमें न्यूमेरिकल भी सोल्व करना है। फिर हमें क्वथनांक में यूनियन पढ़ना है ना, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद में फिर परासरण दाब, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको कैसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और लास्ट में हम वांटाफ का सिद्धांत पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो विधियाँ बता रखी हैं, विलियन की सांद्रता निर्धारित करने वाली विधियाँ, वो लगभग 6 से 7 टाइप्स की हैं और इसमें भी सभी में न्यूमेरिकल है। तो ये बात तो मान के चलनी है कि ये जो चैप्टर हैं वो बहुत ही लंबा जाने वाला है। इस चैप्टर को हम कम से कम 10 से 12 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, उसकी न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, न कि डेफिनेशन पढ़ते हो। क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स आपकी सिलेबस में लगाई गई हैं, एनसीईआरटी हमें न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देता है। और हम भी ये मानते हैं कि यदि स्टूडेंट न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख जाता है तो उसके लिए डेफिनेशन, थ्योरी, ये सब बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। क्योंकि न्यूमेरिकल में आप हर चीज़ करके देखते हो, डेफिनेशन में आप पढ़ते हो लेकिन पढ़ के आप उसका यूज़ नहीं करते हो। न्यूमेरिकल सोल्व करने से आपको ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हमने 2 का पहाड़ा तो याद कर लिया लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं किया। तो इसका हम जब दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं तब इस 2 की टेबल का, जो 2 की टेबल होती है, उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। जिसे हमने जोड़ सीखी, लेकिन जोड़ का हम अपने दैनिक जीवन में जब तक उपयोग नहीं करते कि हाँ भाई इतने पैसे जोड़ने से इतने होते हैं, इतने घटाने से उतने कम हो जाते हैं, तो ये हमारे दैनिक जीवन में जब तक हम जुड़ नहीं जाता तब हमें चीज़ें सरल नहीं लगती हैं। तो न्यूमेरिकल का भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख जाते हैं तो हमें ये सारे टॉपिक ईजी लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं विलियनों के प्रकार से और विलियन की डेफिनेशन से। देखिए, आपने सभी ने नोट कर लिया होगा इसको, है ना। वीडियो को पुशअप करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि अब सर को रोकना आपके हाथ में, जब चाहो तब रोक सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बच्चों, हम आज से हमारा जो पहला लेक्चर है सॉल्यूशन, उसको स्टार्ट करते हैं और उसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है। तो जो विलियन होता है, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं,
इसको हम समझते हैं। हमने अभी क्या किया, माना कि एक छोटा सा कांच का बीकर लिया, ग्लास भी ले सकते हैं, उसमें हमने क्या किया 100 ml वाटर भर दिया। इस 100 ml वाटर में हमने क्या किया, इसको मीठा बनाने के लिए, जैसे कि हम अभी गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं ना, डाबर ग्लूकोन डी और ऐसी चीजें, वो हमने लगभग एक छोटा स्पून इसमें डाल दिया, है ना। क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया। ये क्या हो गया, ग्लूकोज डालने के बाद में ग्लूकोज के कण इसमें आ गए, है ना। यहाँ पे जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज इसमें डिसॉल्व हो गया और ये क्या बन गया, एक घोल बन गया। बच्चों इसी घोल को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। इसका मतलब सीधा ये होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को हम कोई मिक्सचर बना लेते हैं, दो या दो से अधिक चीजों को आपस में डिसॉल्व करके उनको घोल कर उनको मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बना लेते हैं। उसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब यहां पर जो विलयन बना है इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं। क्या क्या कंपोनेंट हैं, कितने घटक हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स कौन सा है, H2O है, वाटर है, जो कितना है 100 ml। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, दूसरा घटक कौन सा है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, है ना। ये कितनी है, 1 स्पून, मतलब एक छोटा चम्मच। तो यहाँ पर 2 घटक हो रहे हैं। अब इनमें से एक चीज आप देखिए, एक की मात्रा सबसे ज्यादा है ना, 100 ml है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और एक की मात्रा बिल्कुल कम है, कितना, एक छोटा सा चम्मच। तो विलयन में हमेशा 2 घटक हो सकते हैं, 3 घटक भी हो सकते हैं, 4 घटक भी हो सकते हैं, 5 घटक भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी इसका उदाहरण लिया। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की, जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल वही दूंगा जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे घर की चाय का। देखिए बेटा, जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, उसमें फिर चीनी डालते हैं, उसमें फिर चाय की पत्ती डालते हैं, फिर उसमें इलायची भी डालते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सामग्री सभी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालते हैं। लेकिन एक जो चीज़ होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, या तो दूध ज़्यादा मात्रा में होता है या फिर पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, और बाकी सभी चीज़ें क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाई जाती है। तो यहाँ पर जो विलयन है, उस विलयन के अंदर कोई घटक है, उन घटक की वजह से ये विलयन बनाया। विलयन कोई अकेली चीज नहीं है, विलयन के अंदर कुछ चीजें मिली हुई है। तो इन मिली हुई चीजों को क्या नाम दे, तो हमने मिली हुई उन चीजों को 2 नाम से डिनोट किया। एक को हमने बोला विलायक और दूसरे को हमने नाम दिया विलेय। एक को नाम दिया विलायक और दूसरे को नाम दिया हमने विलेय। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सोलवेंट और विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी विलयन होते हैं, उसमें विलायक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। विलायक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन विलेय की संख्या कितनी भी हो सकती, 1 से लाकर जितनी आप डालना चाहो, है ना, n इन्फिनिटी होती है, कितनी भी आप उसमें मिला सकते हो, जो भी आप उसमें। लेकिन विलायक की जो संख्या होगी, घटक की जो संख्या होगी, वो सिर्फ 1 होगी। लेकिन हम कैसे पहचाने कि विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है, उसके लिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। मैंने क्या किया, 90 ml एथिल अल्कोहल लिया, C2H5OH, और 10 ml उसमें H2O मिलाया, मतलब पानी मिलाया, और एक बीकर के अंदर भर दिया, एक कंटेनर लिया, उसमें भर दिया, है ना। तो बच्चों हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है,
जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है वही हमारा क्या होता है, विलायक होता है। जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है और जो घटक कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। अब यहाँ पर ज्यादा मात्रा में क्या है, 90 ml, 90 ml क्या है, C2H5 मतलब एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, और कम मात्रा में क्या है 10 ml H2O। तो कम मात्रा में जो भी होगा वो विलेय होगा, है ना। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका एक और है कि देखिए यहाँ पर विलायक में, देखिए विलायक में कितने लेटर हैं, 4 लेटर है ना, 4 अक्षर है। मतलब जिसकी संख्या ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, यहाँ पर भी ज्यादा हो रहा है इसलिए ये विलायक है। और जिसकी मात्रा कम है, मतलब इसके मुकाबले इसकी मात्रा कम है ना। विलायक में 4 लेटर है और यहाँ पर 3 लेटर है ना। ये कंफ्यूजन होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार इसको विलायक बोलते हैं कि इसको विलायक बोलते हैं। तो सीधा याद रखने का तरीका है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है मतलब जिसका नाम बड़ा है उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होगी। मतलब विलायक का नाम 4 शब्दों का है तो उसकी मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। अब यहाँ पर इसको हम चेंज करके देखते हैं। देखिए अभी हमारे पास 90 ml एथिल अल्कोहल था। अब एथिल अल्कोहल हमारे पास माना कि 10 ml है और जल कितना हो गया, 90 ml हो गया, 90 ml हो गया। अब यहाँ पर वापस चेंज हो गया। अब विलायक कौन हुआ, जल हो गया, है ना। विलायक कौन हो गया, जल हो गया। और विलेय कौन हुआ, एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। एक और तरीका समझते हैं, विलायक हमेशा चीजों को घोलने का काम करता है। जैसे कि अभी ये पानी क्या है, घोलेगा, किसको घोलेगा, एथिल अल्कोहल को घोलेगा, डिजोल्व करेगा, खुद के अंदर डिजोल्व करेगा। तो वह घटक जो किसी अन्य घटक को अपने आप में घोलता हो वो विलायक कहलाता है ना। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वह घटक जो किसी अन्य घटक को अपने आप में घोलता हो वो विलायक कहलाता है। उसी प्रकार से विलेय की डेफिनेशन क्या बनेगी, वह घटक जो किसी अन्य विलायक के अंदर या अन्य घटक के अंदर घुलता हो, डिजोल्व होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब हम यहां से शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए, पेन कॉपी उठाइए और क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करिए, विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नोट कर लिया, चलिए इसका आंसर लिखिए। आंसर में हेडिंग लगाइए, परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन और डैश करके लिखिए, डैश करके लिखिए इन्वर्टेड कोमे में, इन्वर्टेड कोमे में। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। चलिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिए। ये आपकी विलयन की डेफिनेशन है। इसके अथवा में एक और डेफिनेशन लिखिए, इसके अथवा में एक और डेफिनेशन लिखिए, लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, वो भी लिखिए। विलयन दो या दो से अधिक, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, पदार्थों का मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तन किया जा सकता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तन किया जा सकता है ना। हमने क्या डेफिनेशन लिखी, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है जिसका संगठन, जिसका जो संगठन होता है वो किस सीमाओं तक हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दो
है ना। कई बार होता है ना, हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय फीकी रह जाती है तो अब और शक्कर डाल देते हैं। तो कुछ सीमाओं तक हम उसको चेंज, उसका जो संगठन है, जिन जिन चीज़ों से वो बना होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फिर आप चेंज करके लिखिए। विलयन को बनाने वाले पदार्थ को विलयन के घटक ब्रैकेट में कंपोनेंट्स, विलयन के घटक ब्रैकेट में कंपोनेंट्स कहते हैं। विलयन बनने के प्रक्रम में एक पदार्थ के कण, अब पदार्थ के कण कौन कौन से हो सकते हैं वो लिख लीजिए। कण जहां पर आपने लिखा है ब्रैकेट में लिखना, वहां से कण में आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर आयन, ये तीन चीजें हो सकती है ना। ब्रैकेट में मॉलिक्यूल, एटम या आयन, है ना, अणु, परमाणु या फिर आयन, इन तीनों में से इनको अपन कण बोलेंगे, पदार्थ के कण। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में लिखिए पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ की रिक्तियों में समा जाते हैं, अर्थात वितरित हो जाते हैं। अब होता क्या है, जब हम कोई चीज़ घोलते हैं या डिसोल्व करते हैं, जैसे कि हमने अभी पानी को एथिल अल्कोहल में घोला और एथिल अल्कोहल को पानी में घुना, तो जैसे कि मान लो ये कोई बीकर है और इसमें जो ए है वो क्या है, विलायक है, और जो बी है वो आपका क्या है, विलेय है। तो ये ए और बी दोनों चीज़ों को अपन घोलेंगे तो ये क्या करेंगे, अंदर जाके एक दूसरे में बिल्कुल विलीन हो जाएंगे, एक दूसरे में जाके मिल जाएंगे। तो जो एक पदार्थ की जो खाली जगह रहेगी बॉन्ड बनाने की, उस जगह जाके वो दूसरा पदार्थ उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, ये वितरित हो जाते हैं, समा जाते हैं, बिल्कुल डिसोल्व हो जाते हैं, है ना। लगता ही नहीं है कि कहाँ पर शुगर है और कहाँ पानी है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लगता नहीं है कि कहाँ पर एथिल अल्कोहल है और कहाँ पर जल के अणु हैं। तो एक दूसरे में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, वो घुल जाते हैं। चलिए फिर आप चेंज करके नोट करके लिखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी कोई, उसको हम नोट करके लिखेंगे बिल्कुल। तो फिर आप चेंज करके लिखिए नोट करके। अब देखिए विलयन जो बनता है वो दो तरीके से बनता है ना। यदि विलयन जल में बनाया गया है, अगर विलायक क्या हो, जल हो, जैसे कि हमने अभी क्या किया कि 90 ml क्या लिया, जल लिया, और 10 ml क्या लिया, पानी लिया। तो जब हम विलायक के रूप में जल का यूज करते हैं, है ना, जल का उपयोग करते हैं, तो ऐसे विलयन को जलीय विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है, जलीय विलयन बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। और यदि हमने विलायक के रूप में कुछ और ले लिया, जैसे कि हमने अभी किया था कि 90 ml तो हमने क्या लिया, एथिल अल्कोहल लिया, और 10 ml क्या लिया, उसमें पानी मिलाया, तो विलायक कौन है यहाँ पर, एथिल अल्कोहल है। तो जल के अलावा अगर कोई भी विलायक है, तो वो अजलीय विलयन कहलाता है। उसको इंग्लिश में नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। नोट करके लिखिए इसमें। चलिए, जल में बनाए गए विलयन को जलीय विलयन, जल में बनाए गए विलयन को जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तथा अन्य विलायक में बनाए गए विलयन को
अजलीय विलयन, अजलीय विलयन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। लिख लिया, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कई बार जब हम रिएक्शन लिखेंगे ना तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, जैसे कि हमने लिखा HCl AQ, है ना, AQ लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कि जो सॉल्यूशन है वो काई में बना गया है, जल में बना गया, जलीय विलयन है ना। जैसे कि कई बार रिएक्शन के नीचे लिखा होता है कि ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, सोडियम एस मतलब सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और कई बार ऐसा लिखा होता है HCl मतलब लिक्विड स्टेट में। उसी प्रकार से यहाँ पर एक सिंबल आपको और देखने को मिलेगा और वो होगा AQ। AQ का मतलब जलीय विलयन, मतलब जल में बनाया गया विलयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विलयनों के प्रकार में। अगली हेडिंग डालिए, विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। पहला टाइप से है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए घटकों की संख्या के आधार पर। 3 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं घटकों की संख्या के आधार पर, है ना, जो घटक हैं, घटक की संख्या कितनी है उसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिख लीजिए पहला जो प्रकार है, इसको 1 नंबर नाम दे दीजिए और इसका फर्स्ट है ना। तो इसमें 3 या 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप से है वो है आपका बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, डैश करके लिख लीजिए। एक तो आपका सॉल्वेंट होता है और एक आपका सोल्यूट होता है। मतलब एक आपका क्या होगा, विलायक होगा और दूसरा आपका विलेय होगा। मतलब इसमें विलायक भी एक होगा और विलेय भी एक होगा, है ना, दोनों जब एक होते हैं मतलब 2 कुल मिला विलायक है। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन या फिर द्विअंगी विलयन। दूसरा जो हमारा है टाइप्स, दूसरा जो टाइप्स हैं वो है टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे हम त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। इसमें क्या होगा, ये बात मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि विलायक हमेशा एक ही होता है। तो एक तो आपका सोलवेंट होगा और 2 आपके सोल्यूट होंगे, है ना। यहाँ पर क्या था, एक विलायक था एक विलेय था। यहाँ पर एक तो क्या है, विलायक है मतलब सोलवेंट है और 2 क्या है, सोल्यूट है। जैसे कि हमने एक पानी लिया 90 ml, उसमें ग्लूकोज भी डाल दिया और शक्कर भी डाल दी, तो ग्लूकोज और शक्कर दोनों डाले, तो ये हमारा कौन सा विलयन बना, टर्नरी सॉल्यूशन, ये टर्सरी सॉल्यूशन। थर्ड वाला जो है वो है क्वार्टरी, क्वार्टरी सॉल्यूशन या हिंदी में इसको बोलते हैं चतुअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन, है ना। इस विलयन में क्या होगा, चतुअंगी विलयन में एक आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट एक ही होगा,
और 3 आपके सोल्यूट होंगे। टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3 और 1 4, चतुअंगी विलयन। ठीक है, तो ये पहला टाइप से था, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए नोट कर लिया। चलिए दूसरा टाइप से पढ़ते हैं हम। दूसरा टाइप से हमारा बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा जो टाइप से है वो है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हिंदी में इसको लिखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। इसमें हमें एक टेबल ड्रा करनी रहेगी। टेबल ड्रा कर लीजिए आप, पहले देख लीजिए। चलिए टेबल ड्रा कर लिया आपने। अब इसमें हम इन कॉलम को नाम दे देते हैं विलयनों के प्रकार। इसमें हमारा विलय आएगा, इसमें हम विलायक लेंगे और इसके कुछ सामान्य उदाहरण समझेंगे। सामान्य उदाहरण, जनरल इंफॉर्मेशन, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट और जनरल एग्जाम्पल। पहला जो हमारा है गैसीय विलयन। पहला जो हमारा विलयन है वो कौन सा है? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में क्या होता है? हमारा जो विलायक है वो क्या होगा? गैस होगा। विलायक हमारा क्या होगा? गैस होगा। सबसे पहले हम गैस को गैस में डिसोल्व करके देखते हैं। विलायक तो हमारा गैस है, हम इसमें विलय भी क्या लेते हैं? गैस लेते हैं। तो ऐसे, है ना, गैस और गैस का गैसीय विलयन। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स है ना। नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पर गैस भी विलायक और विलय दोनों क्या है? गैसी है ना। दूसरा जो है द्रव, है ना। द्रव क्या है? इस बार विलय है और गैस वही आपका विलायक है। उदाहरण इसका है गैस में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। गैस में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, या गैस की जगह आप सीधा ऐसा लिख लीजिए, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। ठीक है, कर लिया नोट। अब तीसरा जो टाइप से है ठोस। ठोस हमारा विलय है और वो गैस में घुला हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं धूल के कणों का वायुमंडल में मिश्रण। देखिए धूल के कण ठोस होते हैं, है ना, और वायु में वो डिसॉल्व रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन हमेशा एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड का ही हो, है ना। लिक्विड का ही सॉल्यूशन नहीं बनता है। लिक्विड गैस का बनता है, गैस लिक्विड का बनता है, सॉलिड गैस का बनता है, सॉलिड लिक्विड का बनता है। तो सभी टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। उसी को हम पढ़ रहे हैं। हम ये ना मान के चले कि केवल लिक्विड और लिक्विड का ही एक सॉल्यूशन बनता है। ठोस और ठोस का भी सॉल्यूशन बनता है, उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा गैसीय विलयन। दूसरा है हमारा नंबर 2, नंबर सेकेंड है हमारा द्रव विलयन। अब द्रव विलयन है तो विलायक क्या होगा? ऑब्वियसली द्रव होगा। ठीक है, और यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं उदाहरण, पहले गैस को द्रव में डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो हम गैस लेते हैं
और गैस को किस में डिसोल्व करते हैं? द्रव में। जैसे कि जल में O2 का मिश्रण, ऑक्सीजन गैस घुली रहती है वाटर के अंदर, आपने देखा होगा। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं द्रव का द्रव में। द्रव के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हमने लिया था जल व अल्कोहल का मिश्रण, जैसे हमने अभी जल लिया था और एथिल अल्कोहल लिया था, उन दोनों को मिक्स किया था। तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, तीसरा टाइप से पढ़ते हैं ठोस, है ना। ठोस को द्रव में घोलते हैं, उसका उदाहरण भी हमने अभी समझा। जल में ग्लूकोज का मिश्रण, अभी हमने एनर्जी के लिए, अभी पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी तो हमने क्या किया था? ग्लूकोन डी पिया था। अभी ग्लूकोन डी बनाया था, आप सबको बांटा भी है मैंने। तो जो हमने लिया था वही आपका अभी उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला टाइप। ओह, मारकर गिरे बिना हमारी क्लास पूरी नहीं होगी। चलिए, ठोस विलयन, है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो भी। चलिए, इसमें हम ठोस, तो हमारा जो विलायक है वो क्या होगा? ठोस होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड होगा। तो सबसे पहले हम गैस को सॉलिड में डिसोल्व करके देखते हैं। तो गैस लेते हैं और ठोस में डिसोल्व करते हैं। जैसे कि पैलेडियम जो होती है, पैलेडियम एक धातु होती है, पैलेडियम पर हाइड्रोजन का मिश्रण, मतलब जमना, हाइड्रोजन के उसमें जम जाती है पैलेडियम पर, धातु पर। दूसरा है द्रव का ठोस के साथ में। तो आपने एक धातु का नाम सुना होगा जो लिक्विड होती तो धातु है लेकिन लिक्विड होगी। कौन सी होगी? गैस करिए। मरकरी, है ना। पारा होता है तो धातु है, ठोस होना चाहिए। धातु के गुण है कि वो ठोस हो, लेकिन वो होता क्या है? लिक्विड होता है। तो पारे का सोडियम के साथ मिश्रण, है ना। आपको सही नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, पारे का, मरकरी का सोडियम के साथ मिश्रण, पारे का सोडियम के साथ में मिश्रण। और लास्ट वाला हमारा है ठोस और ठोस का मिश्रण, है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे? ठोस इसमें डिसोल्व करेंगे, किसमें? ठोस में, है ना। तो इसमें उदाहरण लिखिए, तांबे व सोने का विलयन, तांबे व सोने का विलयन। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए एडजस्टमेंट करते हैं। तांबे व सोने का विलयन, जब सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, प्योर सोना जो रहता है बहुत ही मुलायम होता है, उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो उसको कड़क बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा चांदी और थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं ताकि वो हार्ड बन जाए और उसके जेवर बन जाए। तो उसका एक विलयन बनाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, फिर तांबे को उसमें डिसोल्व किया जाता है, उसका लिक्विड बनाया जाता है, फिर उसको आभूषण के अकॉर्डिंग ढाला जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारा दूसरा टाइप्स किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे तीसरा तरीका, तीसरा प्रकार, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कंसंट्रेशन समझा देता हूँ कि कंसंट्रेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन, क्योंकि शब्द से केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आपको पढ़ने वाला है। कंसंट्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सांद्रता। अब जैसे कि मैंने 100 ml का एक ग्लास लिया। ये 100 ml के ग्लास मिल्क ग्लास है ना, मिल्क का एक ग्लास है 100 ml का। और दूसरा मेरे पास में 50 ml का मिल्क का ग्लास है। अब यहां पर देखिए 100 ml जो मिल्क है वो प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का मतलब उसमें दूध के अणुओं की संख्या, मतलब
विलय के अणुओं की संख्या। इसमें विलायक कौन है? पानी है। क्या है? पानी है। उसके अलावा दूध के अंदर जितनी भी चीजें मिली हुई है ना, प्रोटीन है, विटामिन है ना, मिनरल्स है, सारी चीजें, वो सब क्या है? विलय है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में। तो इसमें दूध के अणुओं की संख्या, उन सबको हम दूध के अणु बोलेंगे, दूध के अणुओं की संख्या ज्यादा है ना। अब हमारा जो 50 ml मिल्क का जो ग्लास है उसको हम पानी से भर देते हैं, पानी से भर के उसको भी क्या कर देते हैं? 100 ml कर देते हैं। अब 100 ml तो ये है, दिख भी पानी जैसा, जैसे दूध है वैसे, जैसे ये ग्लास दिख रहा है सफेद, वैसे ही ये ग्लास भी सफेद दिख रहा है ना, दोनों लग तो दूध ही रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि इस ग्लास के अंदर, ग्लास नंबर बी के अंदर ए के बजाय दूध के अणुओं की संख्या कम है। ठीक है, कम है, बिल्कुल दोनों ग्लास सेम दिख रहे हैं, लेकिन दूध के जो अणु है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो कम है, जबकि पानी की मात्रा ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ए वाले ग्लास की सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड करता है? विलय की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी, विलय की मात्रा कम होगी उसकी सांद्रता कम होगी। तो यहां पर ए की सांद्रता बी से अधिक है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से समझ लें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपको काम पड़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम जो तीसरा जो प्रकार पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, हिंदी में इसको पढ़े, हिंदी में इसको लिखिए सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर में पहला लिखिए, पहला जो प्रकार है कंसंट्रेट, हिंदी में लिखूं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। इसमें लिखिए प्रेरक चिन्ह, जिसमें विलय की मात्रा अधिक, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा अधिक हो, जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? बहुत ज्यादा हो, है ना, उसको अपन सांद्र विलयन बोलते हैं। दूसरा है तनु विलयन। तनु विलयन, है ना, इसको बोलते हैं अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन डैश करके लिखिए, जिसमें विलय की मात्रा कम हो, जिसमें विलय की मात्रा कम हो। ठीक है, दूसरा प्रकार हो गया सांद्र विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि अभी हमने दूध से समझा था। और तनु विलयन का मतलब होता है जिसमें विलय के जो संख्या होती है, जो मात्रा होती है, वो कम होती है। तीसरा जो प्रकार है वो है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस शब्द से भी ज्यादा काम पड़ने वाला है ना। ये हम सभी अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं, है ना। इन सभी शब्दों का यूज आगे होने वाला है, इसलिए हम इनको अच्छी तरीके से समझ लें कि सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, ये शब्द बार बार आएंगे। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन में क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर हम उसको घोल सकते हैं और ज्यादा मात्रा में, जैसे कि हमने घोल दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, वापस थोड़ा उसको गर्म करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और मिलाएंगे, फिर घोलेंगे, है ना। उसको थोड़ा ठंडा गर्म करके तापमान में उतार चढ़ाव करके हम उसको एक सीमा तक उसको घोल सकते हैं, संतृप्त कर सकते हैं, है ना। इसमें डैश करके लिखिए वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक
और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, नहीं घोली जा सकती। ब्रैकेट में लिखना है जब वह घुलना बंद हो जाए, जब वह घुलना बंद हो जाए। अब देखिए हम कोई चीज कब तक घोल सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। उसको घोले जाएंगे, तापमान में उतार चढ़ाव करते घोले जाएंगे, लेकिन एक निश्चित अवधि आ जाएगी, एक निश्चित टाइम आ जाएगा जब वो उसमें घुलना बंद हो जाएगा। अपन किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं ना, खाया जाएगा 2-4 गुलाब जामुन आपने भी खाए होंगे शादियों में, अभी मिले नहीं है सबको वैसे कोरोना की वजह से। तो जैसे उसको खिलाते जाएंगे जब तो उसकी कैपेसिटी होगी वो खाता रहेगा। जब उसको संतुष्टि हो जाएगी, हाँ पेट पूरा भर चुका है ना, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स को भी संतुष्टि होती है, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। हमने अभी पढ़ा कि एक की रिक्तियां दूसरे के अंदर घुल जाती हैं और पकड़ लेती है, लेकिन पकड़ने की भी एक क्षमता होती है, तो घुलने की भी एक क्षमता होती है। एक क्षमता पर जाने के बाद में क्या होता है कि विलयन घुलना बंद हो जाता है, विलय जो विलायक के अंदर घुलना बंद हो जाता है, मतलब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अब कैपेसिटी नहीं है भैया, अब हमें मत डालिए। और तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। चौथा जो प्रकार है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें लिखिए डैश करके, जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। सांद्र व तनु विलयन असंतृप्त विलयन के उदाहरण हैं। सांद्र व तनु विलयन असंतृप्त विलयन के उदाहरण है ना, जिसमें और अपन मात्रा, जैसे कि हमने अभी जो पानी लिया था, अब जैसे दूध के अंदर हम कितना भी पानी मिला सकते हैं, मतलब और मात्रा उसमें घोली जा सकती है। तो ऐसे है ना, जिनको कोई संतुष्टि नहीं होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खाए जाते हैं उनको संतुष्टि नहीं होती जब तक खाना खत्म नहीं हो जाता है ना। तो 2 टाइप्स के जैसे लोग होते हैं, वैसे 2 टाइप्स के यहाँ पर हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। संतृप्त जो थोड़ा बहुत खाने पर ही बोलते थे हाँ अब नहीं चाहिए, और जिनको अपन थोड़ा बहुत कि यार लेना ही पड़ेगा, 1-2 तो लेना ही पड़ेगा, तो वो ले लेते हैं शर्मा के मारे, तो उनको अपन गर्म ठंडा करके थोड़ा बहुत उसमें डिसोल्व कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कंटेंट पढ़ा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको हम 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और हमने पढ़ा कि विलयन क्या होता है। आज बेसिक लेक्चर था हमारा, ये बेसिक इस चैप्टर को समझने के लिए, लेकिन ये बेसिक हमें समझना आवश्यक है। तो हमने विलयन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके कई सारे उदाहरण पढ़े, और फिर हमने विलयन के प्रकार पढ़े। पहला जो प्रकार था वो हमने पढ़ा किसके आधार पर, कंपोनेंट्स की संख्या के आधार पर, है ना, घटकों की संख्या के आधार पर। और दूसरा हमने जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उसका वर्गीकरण। और तीसरा हमने पढ़ा कंसंट्रेशन के आधार पर, मतलब सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सांद्रता को डिसाइड करने वाले, निर्धारित करने वाले कुछ मेथड्स के बारे में, और उसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एक चीज और मैं आपको बोल दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इस लेक्चर के लिए अलग से एक चैनल बनाया है ना, यूट्यूब पर एक नया चैनल क्रिएट किया है। तो आप इस जो चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगा, सेकंड वाला, पहला तो हमने आदर्श पब्लिक की जो आईडी थी उस पर अपलोड किया था, लेकिन जो सेकंड वीडियो है वो हम एक नया चैनल हमारे कोचिंग सेंटर का बनाया है, उस पर हमने अपलोड किया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं। और एक चीज़ आपको मैं फिर बोल दूं, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको यदि ये वीडियो मिल चुका है, आपने क्लास अटेंड कर ली है, आपने नोट्स बना लिए हैं, तो एक थंब का सिंबल व्हाट्सएप पर आप उसको रिप्लाई कर दे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के पास वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, मुझे भी पता नहीं है कितने बच्चे उसको अटेंड कर पा रहे हैं। तो आप उसको पूरा वीडियो देख लीजिए आप ये, और आपने देख लिया है आखिरी तक और आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप उसको एक
थंब साइन करके हमें उसका रिप्लाई दीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ आपने ये वीडियो पूरा अटेंड किया है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री